सीधे चल लेते हैं जरा बीजेपी मुख्यालय दिल्ली, जहां पर की सीधी तस्वीरें आ रही हैं। सभी सुरक्षाकर्मी जितने भी हैं कृपया करके आवाज में शांति रहिए। मित्रों शुरू करें क्या? मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बड़ा ही हर्ष और आनंद का पल है कि देश के बहुत ही अनुभवी राजनेता, बहुत ही वरिष्ठ नेता, पंजाब के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं और अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रहे हैं। हम आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का स्वागत करते हैं पार्टी के अंदर। आपके साथ बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और अभी मंच पर श्री अमरीश सिंह अलीवाल जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वह पूर्व लोकसभा के सांसद हैं। श्री अजायब सिंह भट्टी जी जो पंजाब विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री केवल सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं, वह भी मंच पर विराजमान हैं। युवराज रविंदर सिंह जी जो पंजाब लोक कांग्रेस के महासचिव हैं, वह भी मंच पर हैं। बीबा जयेंद्र कौर जी जो कि पंजाब लोक कांग्रेस की उपाध्यक्षा भी हैं, वह भी मंच पर विराजमान है। आप सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भारत सरकार में मंत्री किरण रिजिजू जी हमारे साथ में हैं। हमारे पंजाब के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं किरण रिजिजू जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह करूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची और पार्टी का पटका और बुके देकर विधिवत पार्टी में स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आदरणीय तोमर जी और किरण रिजिजू जी से आग्रह है कि अमरीश सिंह अलीवाल जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची और पार्टी का पटका दें। आदरणीय तोमर जी और किरण रिजिजू जी से आग्रह है कि अजायब सिंह भट्टी जी जो कि पंजाब विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, उनका भी पार्टी की पर्ची, उनकी सदस्यता की उनको दें। आदरणीय तोमर जी श्री केवल सिंह जी को भी पार्टी का सदस्यता की पर्ची देंगे।
आदरणीय किरण रिजिजू जी युवराज नरेंद्र सिंह जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें। आदरणीय तोमर जी से आग्रह है कि बीबा जयेंद्र कौर जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें। केवल सिंह जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची देंगे। थोड़ा नजदीक हो जाइए। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी यहाँ हैं उन सबको संबोधित करेंगे। आज इस मौके पर मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी पंजाब इकाई के अध्यक्ष आदरणीय श्री अश्विनी शर्मा जी और इस मौके को और गरिमा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के कानून मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी और प्रमुख रूप से आज के इस अवसर के मुख्य केंद्र बिंदु पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में अपने कृतित्व और व्यक्तित्व का परिचय दिया, माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अपने साथियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की हमेशा एक खूबी रही है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी हमेशा पार्टी से ऊपर राष्ट्र को मानते रहे। राष्ट्र की कीमत पर किसी प्रकार का समझौता नहीं, राष्ट्र के विषय में पार्टी अड़चन नहीं, ऐसा उनका व्यक्तित्व हमेशा से रहा है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है और गौरव भी है कि उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का उनकी अध्यक्षता में संपूर्ण पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है उस राज्य की सुरक्षा और उससे जुड़ी हुई देश की सुरक्षा। देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए
यह ज़रूरी है कि पंजाब में शांति और सुरक्षा हमेशा कायम रहे। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि कैप्टन साहब की जो सोच है वो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती रही है, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें हमेशा गर्व से यह कहा जाता रहा है कि सबसे पहले राष्ट्र और दूसरे नंबर पर पार्टी। इस सिद्धांत को कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने हमेशा अपने जीवन में अपनाया और इसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग साथ साथ बैठे हैं। कई बार ऐसे अवसर आए जब बीएसएफ के दायरे को बढ़ाने की बात थी, तो राजनीतिक दृष्टि से कई लोग अपनी टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन कैप्टन साहब ने बेबागी से उस कदम का समर्थन किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी में आना, इसके मायने है कि वो पंजाब में शांति और सुरक्षा के पक्षधर हैं। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी। उनके कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी की ताकत बनेंगे, तो निश्चित रूप से यह पंजाब की समृद्धि और विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। सारा देश इस बात का साक्षी है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है सदस्य संख्या की दृष्टि से, और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा और विशेष रूप से पंजाब सिख समाज, इसके मान और सम्मान के लिए एक भाव से हमेशा समर्पित रहे। आप सबको ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने सिख समाज के बंधुओं को ब्लैक लिस्ट से बाहर निकालने का काम किया। करतारपुर कॉरिडोर का मार्ग प्रशस्त किया और गुरु जी के बच्चों के याद में वीर बाल दिवस जैसे त्यौहार को रूप में मनाए, ऐसा देश को संदेश दिया। इससे इस बात का परिचय मिलता है कि पंजाब के लोग और हमारे सिख समाज के लोग, ये सब देश संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा आगे रहे हैं और इसलिए इनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाए, इसकी प्रबल पक्षधर भारतीय जनता पार्टी रही है। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो एक लंबे कालखंड तक कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो देश को पार्टी से ऊपर समझते रहे, आज उनकी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी का ताकत बढ़ाएगा और आने वाले कल में पंजाब में शांति, सुरक्षा और विकास स्थापित हो सके, इसके लिए हम लोग मिल के काम करेंगे। मैं इस मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं और अपने मित्र किरण रिजिजू जी को आग्रह करता हूं कि वो अपने विचार इस अवसर पर व्यक्त करें। Thank you very much. Tomar ji has very elaborately explained about today's very important event. I just want to add few things. First of all,
for a diverse country like India, our unity, integrity and national security is utmost important, and it has to be a priority for anybody. Under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji, the way India is progressing, we all feel that right-thinking people of the country must be united. And I feel it is very special occasion that a very sensitive state like Punjab must be handled in a proper manner by right people. We have been seeing Captain Saab and his functioning, and today to sit with him together in same house, under the same roof, it is a different kind of feelings for me personally also. I would like to extend hearty welcome to Captain Amrinder Singh ji and entire senior leaders of Punjab Law Congress. Tomar ji has explained, Sunil Jakar ji is sitting beside me. We all are extremely excited. When I was serving as a minister, Captain Saab was Chief Minister from Congress Party. But never ever we had the feelings that Captain Saab has brought the politics before national security. His astute position in the greatest interest of the country was always something which everybody appreciates about. मैंने जैसे कहा, हमारा देश इतना बड़ा और इतना विभिन्न प्रकार के हमारे परिस्थिति है, ऐसा में कैप्टन साहब और उसके जो टीम है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, मैं मानता हूं कि भारत का राजनीतिक इतिहास में ये एक बहुत बड़ी कड़ी है और ये बहुत बड़ी दिशा देने वाली आज एक यहाँ समारोह किया जा रहा है। और मैं जब पंजाब जाते थे तब बाकी लोग भी कहते थे कि आप राजनीतिक दृष्टि से क्वेश्चन कर सकते हैं किसी को, लेकिन कैप्टन साहब को भारत हमारा देश का सबसे जो हमारा प्राथमिकता है, इसके बारे में जब सोचेंगे तो कैप्टन साहब और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए भी उतने ही हमारा देश मजबूती से रखने का उनका इरादा रखता है जितना हम सब सोचते हैं। इसलिए मैं तहे दिल से कैप्टन साहब और उसका बहुत ही सक्षम टीम, पंजाब लोक कांग्रेस के जो सीनियर मेंबर्स हैं, अलग अलग पोजीशंस में सब होल्ड कर रहे हैं, इस वक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। आज हम साउथ इंडिया से लेकर के नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और पंजाब तो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है और पूरा हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी का झंडा सब जगह लहरा रहे हैं। और कैप्टन साहब और उनके टीम के अगुवाई में आने वाले दिनों में पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे और भारत को एक महान देश बनाने के लिए जो हम चल रहे हैं वो सफलतापूर्वक हम प्राप्त करेंगे। पुनः फिर से कैप्टन साहब और आपके पूरे टीम को भारतीय जनता पार्टी में विलय होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत करना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद किरण रिजिजू जी। अभी बहुत सारे ऐसे पंजाब लोक कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर हैं। मेरा आदरणीय तोमर जी और किरण रिजिजू जी से आग्रह है कि अगर मंच के थोड़ा आगे आ जाएंगे तो उन लोगों को एक एक पार्टी का पटका बना के उनको भी विधिवत पार्टी में शामिल करने का कार्यक्रम है। श्री हरजिंदर सिंह जी जो पूर्व विधायक हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो मंच पर आएँ। आप दो लोग आ जाए। हरजिंदर सिंह जी, हाँ हरजिंदर सिंह जी, बस बस भाई साहब मत कीजिए भाई साहब। श्री प्रेम मित्तल जी जो पूर्व विधायक है, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वह भी मंच पर है। प्रेम मित्तल जी। श्री निर्वाण सिंह जी से मेरा आग्रह है कि वह भी मंच पर आएं। श्रीमती हरचंद कौर जी से मेरा आग्रह है, जो कि पूर्व विधायक है, वह भी मंच पर आएं।
श्री सानुबर इकबाल जी से भी मेरा आग्रह है, श्रीमती सानुबर इकबाल जी, कि वह भी मंच पर आए। श्री कमलदीप सिंह सैनी जी जो पीएलसी के महासचिव हैं, वह भी मंच पर आए। श्री जितिन सिंह जी जो संयोजक पीएलसी हैं, वह भी मंच पर कृपया आएं। श्रीमती रचना सिंह जी से मेरा आग्रह है कि वह भी मंच पर आएं। आदरणीय तोमर जी और किरण जी से मेरा आग्रह है कि अपना स्थान न ले सकते हैं। मेरा आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी हैं उन सबको संबोधित करेंगे, उसके बाद कर लेंगे। मिनिस्टर साहिबान, मैं पंजाबी पहला बोलांगा क्योंकि पंजाब के लोगों को ये गल उत्थे पहुँचनी चाहिए है। फिर उस तो बाद जो तुसी चाहोगे मैं उस दे विच भी थोड़ा बहुत थोड़ी गल्लां कर सकांगा। मिनिस्टर साहिबान और अज साढ़े इत्थे विराजमान सारे मेरे साथी और साढ़े पार्टी के सारे मेरे इधर सारे नहीं आ सके, कुछ दूजे कमरे दे विच भी ने। असी सारे उरे आए हैं इसलिए कि मैं बाहर जाने तो पहला जो मेरा थोड़ी स्पाइन की प्रॉब्लम सी, मैं सारे नाल विचार किए और सारे दे विचार से कि अगर अपने पंजाब का कोई भविख देखना है बढ़ता तो हुण समय आ गया कि आपां बीजेपी नाल मर्ज करिए। तो मैं उदों फिर लिख दिता सी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं, होम मिनिस्टर साहब नूं, नड्डा साहब नूं, सारिआं नूं कि मैं जाया वां, ऑपरेशन कराया वां और उस तो बाद मैं जद आऊँगा तो फिर मैं थोड़े नाल संपर्क जोड़ के उस तो बाद असीं थोड़े विच शामिल होवांगे। सारी पूरी संस्था जो साड़ी है जिन्हां दी विचारधारा इक्को ही है साढ़े वर्गी जो मैं अज गल कर रहा। ये तो पहला कि मैं थोड़ियां गल्लां दो चार करा अपने साथी जिहड़े अज जुड़े ने उन्हां दे बारे मैं तुहानूं थोड़ा बहुत दसदा क्योंकि तुसीं देख तां लिते कि साडे ते सरोपे पा दिते ने, लेकिन जिहड़े इन्हां दे गल्लां सीआं इन्हां ने अपनी अपनी पूरी पंजाब दे विच अपने जो भी इन्होंने कारनामे किए, जिहड़ी पार्टी च रहे, जिहड़ा कुछ उत्थे कार्रवाइयां कीतियां, जिथे बन के इधर पार्लीमेंट च आए या उत्थे MLA च रहे, वो मैं थोड़ा जिहा तुहानूं दसना चाहुंदा। मेरे नाल बैठे ने सरदार अमरीक सिंह जी आलीवाल, ये पार्लीमेंट दे विच 2 बार रहे लोक सभा दे विच और स्टेट प्रेजिडेंट रहे 10 साल लई अकाली दल यूथ दे एंड ही इज़ ऑल्सो चेयरमैन पंजाब एग्रो वगैरह रहे। सो ये बड़े एक्सपीरियंस सिख साढ़े साथी ने जोड़े रहे ने। सरदार अजैब सिंह भट्टी कितने ने जी? ये मेरे डिप्टी स्पीकर रहे जब मैं चीफ मिनिस्टर सी एंड ही हैज़ 3 times MLA फ्रॉम पुचो मलोट, पुचो मंडी और मलोट तो। सो ये इन्हां दा बड़ा एक्सपीरियंस है उत्थे। फिर सरदार केवल सिंह जी नाल साडे ग्रेट लेबर लीडर, इन्होंने बठिंडे दे ने और इन्होंने उत्थे अपनी जिहड़ी होंद बना रखी है वो सारी लेबर दे विच है और असी बड़े मैं समझदा सानू बड़ी खुशी है कि साडे विच शामिल आके जॉइन और एक बेनिफिट होएगा बीजेपी नूं इसदा।
बठिंडा एरिया दी लेबर सारी असैसमेंट इन्हां दे नाल है, पूरा पंजाब ही इन्हां दे कोल। फिर एक नसीरा खातून आए से उरे मैं किधर देख रहे वो इन्हां दे मदर साडे रहे MLA फ्रॉम मलेरकोटला एंड इन्होंने वो अज नहीं आ सके, वो UK गए हुए ने, सो अपनी बेटी को भेजता कि तू जाके मेरे वालों अपना वो कुछ दस दे उत्थे। फिर श्रीमती बलबीर राणा सोडी हैगे उन्हें नहीं हैगे शी बाहर चले गए। वो साडे पंजाब कांग्रेस से ऑल इंडिया पंजाब दे ऑल इंडिया महिला विंग दे प्रेजिडेंट से। तो शी इज़ हियर, आई होप देख सकते हैं। जदों ज़्यादा रश होंदा ना फिर वो कोई रोके जाते हैं। साडे श्रीमती हरचंद कौर जी कितने ने, आ बैठो देखो, ये साडे शी हैज़ रिमेन 2 टर्म्स अपनी महल कलां जो संगरूर दे विच है हल्का, उत्थों 2 बार MLA उत्थे बन के रहे। हरजिंदर ठेकेदार जी अमृतसर दे ने, कितने ने हरजिंदर, आ बैठे ने। ये साडे ही इज़ बीन साडे अमृतसर साउथ तो दरबार साहब के नाल जिहड़ा इलाका लगता है उत्थों दे MLA ने। एंड प्रेम मित्तल जी भी उरे से, अच्छा वो बैठे ने। ये साडे मानसा तो MLA रहे, सो ही इज़ द मालवे के गढ़ दे विचों इन्हें हरचंद कौर जी भी, प्रेम मित्तल जी भी, सारे मालवा जिहड़ा पंजाब का एक गढ़ समझ लो। मैं मलवाई है तो मैनू तो यह चंगा लगता है, इन्हों भी चंगा लगता है। ये सारे मालवे दे बैठे असी उरे, सो दिस इज़ आई थिंक अ पॉजिटिव थिंग। फिर वी हैव साडे फिर पार्टी के साडे मैंबर साहिबान सारे ने कुछ अहदे उन्होंने सामभे हुए ने, पर सारे चाहे उन्होंने कोई भी बैकग्राउंड है, कोई भी वो करते रहे, अपनी पार्टी वास्ते कंट्रीब्यूशन की है और सारे ने अपने दिल खोल के अज BJP दे विच शामिल होने का फैसला। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से। पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रह चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पार्टी जो पंजाब लोक कांग्रेस है उसका BJP में पूरी तरह से विलय हो गया है। कौन कौन से लोग इसमें शामिल हुए हैं वो आप लगातार अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके नाम। इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में, जहां पर RSS प्रमुख मोहन भागवत एक पुस्तक का विमोचन करने के बाद संबोधित कर रहे हैं। उसमें उसको टिकाए कैसे चलना, महाभारत पढ़ो। और जीवन के इस संघर्ष में चलते चलते अपने मन में भी खटास आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, शत्रुताएं आ जाती है, हो सकता है मनुष्य है हम, तो उससे निवृत्त होने के लिए भागवत पढ़ो, ऐसी वो श्रृंखला है। महाभारत ये जीवन विद्या है और ये एक व्यक्ति के जीवन की केवल बात नहीं है, समाज जीवन कैसे चलता है, पूरा शांति पर्व, उसमें राष्ट्र को कैसे चलाना, किसके किसके क्या कर्तव्य होते, सारा विवरण है, शास्त्र है पूरा। और मनुष्य समूह ने सृष्टि के साथ कैसे रहना, ऐसा एक समग्र जीवन का बोध ये नहीं करेंगे तो क्या परिणाम होते हैं, ऐसा युद्ध होता है, ऐसा संवार होना पड़ता है। तो ये सब ये जो बात है कि मनुष्य भी जिए वो अच्छा होकर जिए, वो ऐसा जिए कि सारी दुनिया को अच्छा बनाए, दुनिया जैसी है उसमें से जाकर उस दुनिया को अच्छा बनाते हुए वो चले और मानवता ऐसी चले तो सृष्टि का भी विकास ही हो, कल्याण ही हो, उसकी हानि न हो। ये जीवन जीने का जो तत्व है उस तत्व को अपने यहाँ पर धर्म कहा गया है। वो रिलीजन नहीं है, वो अलग बात है, पूजा अलग बात है। धर्म धारणा करता है, जीवन की धारणा करता है, यह लोक में परलोक में दोनों तरफ सुख देता है। मध्यम मार्ग है, अंत में, मध्य में, आदि में, सर्वत्र
आनंद और सुख देने वाला होगा। और इसलिए महाभारत के मध्य में गीता है और उसका सार महाभारत के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोकों में है। 5 श्लोक है, उसको भारत सावित्री कहा जाता है। उसमें व्यास महर्षि बताते हैं, माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडिता। संबंध बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, मरने के बाद समाप्त होते हैं, अगले जन्म में फिर से जुड़ते हैं, ये चलते रहता है। माता पितृ सहस्राणि पुत्रधारा शतानि च संसारेषु अनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। और हर्ष शोक के प्रसंग जीवन में चलते हैं। पूरा सुखमय जीवन नहीं होता है, उसमें दुख रहता है, और पूरा दुखमय जीवन नहीं होता है, उसमें भी सुख रहता है। तो सुख दुख ये धूप छाव का खेल ये चलते रहता है। उससे ज्ञानी लोग मोहित नहीं होते, आविशन्ति न पंडिता। ये सब चलते रहता है। हमको धर्म पर पक्का रहना है। न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतु जीवो नित्यो सुख दुखे तु अनित्य धर्मो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्य धर्मो नित्यो सुख दुखेषु अनित्य जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्य। तो जीवन एक सतत चलने वाला प्रवास है। उसमें जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ऐसे चलता है। लेकिन वो यात्रा करने वाला जीव ये प्रारंभ करता है और अंत में फिर वही जाता है। ये यात्रा उसकी सतत चलती है, वो समाप्त नहीं होता। और इसलिए इन सबकी साथ में धारणा करके सबको वहां तक ले जाने वाला जो धर्म है वो छोड़ना नहीं चाहिए। मरता हूं तो भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। न जातु कामान न भयात न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतु। क्योंकि सुख दुख ये आने जाने वाली बात है, धर्म पर कायम रहना चाहिए। ये बोध है महाभारत का। और अभी पर्यावरण की, यमुना जी की, जल की चर्चा हो रही थी, तो उसका कारण क्या है? ये समस्या उत्पन्न क्यों होनी चाहिए? इस समस्या का बोलबाला सही ज्ञान प्राप्त किया विश्व ने, ऐसा जो कहते हैं, उस विज्ञान युग में ही ये समस्या क्यों आनी चाहिए? उसके पहले जो हम अज्ञानी थे, हमारे सामने ये क्यों नहीं आया? उसके अनेक कारण है। सारांश में हम धर्माचरण को छोड़कर चले, क्योंकि धर्माचरण कहता है तुम जियो लेकिन दूसरों को जिलाओ। जो श्री कृष्ण ने कहा योग कर्मसु कौशलम, अथवा तथागत ने कहा है कुशलस्य उपसंपदा। ये कुशलता क्या है? अपना हित साधना, लेकिन किसी के हित को क्षति न पहुंचाते हुए ये करना, इसको कुशलता कहा है। तो हमने अपनी लालच के लिए, अपनी हवस के लिए बहुत दोहन किया सृष्टि का और वापस दिया नहीं, क्योंकि हमारा ज्ञान, आधुनिक ज्ञान ऐसे कहता है कि किसी का कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से, और इसलिए जो बलवान है वो जिएगा। बलवान बनो, बाकी के लोगों की परवाह मत करो, तुम जियो, क्योंकि जीवन का लक्ष्य उपभोग है। धर्म कहता है। ये सीधा प्रसारण आप राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से देख रहे थे, जहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत एक पुस्तक का विमोचन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। और जो पुस्तक है वो कनेक्टिंग विद दी महाभारता, ये पुस्तक का नाम है, जिसको कि नीरा मिश्रा और राजेश लाल ने लिखा। ये लेखक हैं और ख़ास तौर पर मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख अपने संबोधन में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि धर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उम्दा परिवर्तन को प्रोत्साहन देने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की सोच के अनुरूप ये चैलेंज स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के जरिए उद्यम विकास के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना चाहता है। आज नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय मंत्री ने कुल 244 स्टार्टअप्स में से चुनिंदा 30 स्टार्टअप चैंपियन को
उनसे मुलाकात की जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में स्टार्टअप्स के जरिए अपने व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचाया है। साथ ही स्टार्टअप के जरिए एक शानदार वातावरण भी तैयार किया है। स्टार्टअप चैंपियन से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में स्टार्टअप्स की अपार संभावनाएं हैं। 70 से अधिक यूनिकॉर्न हासिल कर भारत ने स्टार्टअप की दिशा में उद्यमिता को आगे बढ़ाया है। All 30 that I saw, they broadly converge into 2 or 3 main areas. They conform to themes which have been set up. And I think for me, this is the most important part of our Swachhta campaign, which started out as a project of the government and then became a Jan Andolan, which is a project of the people. And when you have these youngsters participating through their startups in such a project, I think you can say with a degree of satisfaction, I never say we have arrived because that means you've already done what you had to. But we are well on the way towards achieving the goals that we had set out. हमारे संवाददाता धीरज कुमार इस खबर पर थे और उन्होंने वो हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। धीरज, ये जो चैलेंज है स्टार्टअप्स चैलेंज, इसके मकसद की बात करें तो मुख्य मकसद क्या है? कैसे उस मकसद को हासिल करने के लिए इस चैलेंज की शुरुआत की गई है? देखिए, देश में 2014 में जबकि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में ये कहा गया था कि देश में शौचालय का निर्माण किया जाए और ये लक्ष्य जबकि साल 2019 में पूरा हो जाता है तो उसके बाद प्रधानमंत्री की एक कोशिश होती है कि ठोस जो कचरा प्रबंधन है, ठोस कचरा प्रबंधन की दिशा में कार्य किया जाए। उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए देश के कोने कोने में ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो योजना बनाई गई वो और उस योजना को स्टार्टअप से जोड़ने की बात हुई ताकि न केवल ठोस और गीले कचरे का प्रबंधन हो सके, मैनेजमेंट हो सके, बल्कि उस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी हो सके और लोग उससे जुड़ के अपनी उद्यमिता को आगे बढ़ा सके। इसी सिलसिले को स्टार्टअप का नाम जैसे कि दिया गया है और इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। और आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्वच्छता से जुड़े 244 स्टार्टअप से मुलाकात की। 244 स्टार्टअप में से 30 चुनिंदा जो लोग थे जिन्होंने इस क्षेत्र को इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी महारत हासिल कर ली है, उनसे मुलाकात की और आगे की रणनीति को तय किया कि इस दिशा में कैसे और आगे बढ़ा जाए। जैसा कि मैं आपको बता दूं और जैसा कि आपने खुद बताया है कि भारत 70 यूनिकॉर्न हासिल कर जो 1 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर के जो पैरेलल में पहुंचकर जो पूरी दुनिया में पूरे अगर विश्व की अगर बात करें पूरी दुनिया में धीरज स्टार्टअप के क्षेत्र में सबसे अव्वल दर्जे पर है। और ये रिपोर्ट जो है ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। और अभी आज जो हमारी जबकि उस चैंपियन में से कई चैंपियंस में से मुलाकात हुई तो हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई जो स्टार्टअप का जो क्षेत्र है वो युवाओं के उद्यमिता के लिए एक बेहतरीन विकल्प का क्षेत्र है। तो हमें ये जानकारी हासिल हुई कि कुछ ऐसे भी युवा थे जिन्होंने मात्र 30,000 रुपये से अपने स्टार्टअप की शुरुआत की और आज उनका व्यवसाय लगभग 60 लाख रुपये के करीब है। तो ये ऐसे युवा हैं जिन्होंने स्टार्टअप के क्षेत्र में छोटे छोटे क्षेत्र में जैसे कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में, प्लास्टिक के क्षेत्र में उन्होंने उसका जो मैनेजमेंट करने के लिए जो एक नई तकनीक नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े और अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाया और वो आज उन्होंने वो सफलता पाई। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इस खबर पर जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़े थे। और अब रुख कर लेते हैं हिजाब मामले पर सुनवाई की। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई और इसके दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वकील दुष्यंत दवे ने बहस में हिस्सा लेते हुए अपनी बात रखी और इस बात में उन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं ख़ास तौर पर इसकी जानकारी लेने के लिए जुड़ रहे हैं हम अपने संवाददाता विकास सारथी से। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आज भी हिजाब मामले पर सुनवाई, कहां तक मामला पहुंचा और क्या कुछ खास याचिकाकर्ता वकील ने अपनी बात में रखी? जी लालचंद, आज जैसा आपने अभी बताया दुष्यंत दवे इस मामले में आर्गुमेंट कर रहे थे याचिकाकर्ताओं की तरफ से और पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि जो हिजाब पहनकर आने का अधिकार है इन बच्चियों का जो स्कूल आ रही हैं ये उनके मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है और इसको किसी भी तरह से कमतर नहीं किया जा सकता या इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। और इसके अलावा उन्होंने एक और सवाल यहाँ पर पूरी अपनी बहस के दौरान ये भी उठाया कि अगर वो बच्चियां हिजाब पहनकर आती हैं तो इससे किसी दूसरे व्यक्ति के किस अधिकार
का या किस मौलिक अधिकार प्रभावित होता है इससे। इसीलिए ये सारी बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि आप अगर पिछली सुनवाई पर गौर करें तो जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां थी और ये क्या एसेंशियल एक्टिविटी है इस्लाम की, इस तरह से नकाब पहनना, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक सवाल पूछे थे। उसके बाद अब जो याचिकाकर्ता हैं उनका रुख ये है कि वो इस बहस में नहीं पड़ना चाहते कि क्या ये इस्लाम का एक जरूरी हिस्सा है या नहीं नकाब। वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हिजाब जो है उससे किसी दूसरे छात्र या दूसरी छात्रा का कोई अधिकार प्रभावित नहीं होता है, और अगर वो इस रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं काफी समय से तो उनको अब क्यों रोका जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही बहस आज भी दुष्यंत दवे ने रखी। पिछले जो वकील पेश हुए थे याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उनकी दलील भी इन्हीं बिंदुओं पर थी कि वो किसी और को किसी तरह से परेशान नहीं कर रहे, उनसे किसी को क्यों शिकायत होनी चाहिए कि वो सर ढककर स्कूल में आ रहे हैं, तो इस पे किसी को क्या फर्क पड़ता है। ये अभी तक की दलील जी, ये दलील खैर इनके शिकायतकर्ता की तरफ से दी जा रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब दूसरा पक्ष दलील देगा तो वो इन बातों को रखेगा कि स्कूल का एक ड्रेस कोड है और वो ड्रेस कोड जो है वो नियम के तहत है। तो इसमें क्या जो दूसरा पक्ष है वो अपनी बातें, यानी कर्नाटक सरकार की तरफ से बातें कब रखी जाएंगी विकास? बिल्कुल, देखिए कोर्ट जी विकास, आप ज़रा अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, ज़रा अनम्यूट कीजिए तो। जी लालचंद, आप अगर मुझे सुन बिल्कुल अब आ रही है। कर्नाटक सरकार जाहिर है इस पर जब अपनी बात रखेगी तो वो इस बात की ओर इशारा करेगी कि इस तरह का नियम को लेकर के कानून पहले से मौजूद है, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समानता, यूनिफॉर्मिटी। अगर ड्रेस कोड में है तो उसको लेकर के इस तरह का बवाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है जहां पर छात्राओं को ये कहा जा रहा है कि उनको एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड को अपनाना पड़ेगा। कई अलग अलग राज्यों में इसको लेकर के राज्य सरकारों ने कानून बाकायदा बनाए हुए हैं, तो राज्य सरकार की अपनी दलीलें हैं। जाहिर है याचिकाकर्ता यहाँ पर इस बहस जी विकास, एक बार फिर से आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आपकी बात को हम समझ गए कि अब जब बातचीत होगी तो जाहिर सी बात है कर्नाटक सरकार की तरफ से भी बात रखी जाएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना एक सुप्रीम फैसला इस पर देगा। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट फैसला दे चुका है और उसी के खिलाफ याचिकाकर्ता गए हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया विकास, और आज के खबर पर नज़र में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।